नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो हाउडी मोदी मिले, नमस्ते ट्रंप से, और पूरी दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ दो ही हेडलाइंस चल रही हैं, या तो मोदी मीट्स ट्रंप या फिर रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर भी इसलिए कि ट्रंप का एक डेलीगेशन ऑलरेडी रशिया पहुंच गया है और वहां पर शांति वार्ता उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो यही हेडलाइंस पूरी दुनिया में चल रही है। और मोदी और ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई, उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कहा और उसका क्या रिपरकशन हो सकता है अलग अलग देशों के लिए, उसके ऊपर चर्चाएं सभी जगह पर बहुत ही तेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उन सब की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसमें से हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं जिसके ऊपर वहां पर स्टेटमेंट दिया गया है स्पेसिफाई करके, उसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है उसमें हाल में तीन तरह के लोग हैं। एक हमारे और आपके जैसे लोग जो बहुत ही खुश हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ सेलिब्रेशन। हम लोग हाल ही में पानी पूरी खाकर आए हैं, तो वी होप कि आप लोगों ने भी सेलिब्रेट इसको किया होगा। ये जो ट्रंप और मोदी की मीटिंग हुई और मोदी जी को जिस तरह से वहां पर ट्रंप ने ट्रीट किया है उसको लेकर ये हमारे जैसे सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। तो एक वो धड़ा है जो इस मीटिंग को सेलिब्रेट कर रहा है हार में, एटलीस्ट फॉर दिस मोमेंट। दूसरा जो धड़ा है वो ऐसा है कि वो राष्ट्रवादी भी है, वो लोग इन सब चीजों से प्रभावित भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन साथ ही में उन लोगों का कॉन्स्टेंट एनालिसिस चल रहा है। तो वो लोग ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीजें पॉसिबल है, क्या चीजें अच्छी हैं भारत के लिए और कौन सी चीजें उतनी बेहतर नहीं होंगी, या फिर क्या चैलेंजेस आने वाली है। उन लोगों को उनकी जगह पर हाल में छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग भी हमारे जैसे ही लोग हैं। तो ये दो धड़े हो गए। और तीसरा धड़ा वो है जिन लोगों की हाल में जल रही है, जिस तरह से वहां पर मोदी जी को ट्रीटमेंट मिला है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी जब उठ रहे थे एक बार तब उनकी चेयर पुल की है ताकि मोदी जी कंफर्टेबली खड़े हो सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेस्चर हम लोग समझते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, कई सारे लोग इसको बहुत बड़ा गेस्चर समझते हैं, खास करके जब ट्रंप की बात की जाए, क्योंकि ट्रंप इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ट्रंप को कई बार देखा गया है कि वो भीड़ में कहीं पर भी पीछे चलना नहीं चाहता या फिर पीछे रहना पसंद नहीं करता है। उसने कई बार लोगों को साइड करके धक्का देकर आगे आ गया है, वो फ्रंट लाइन में आ गया है। तो इस प्रकार का बिहेवियर भी ट्रंप का देखा गया है। नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट पावरफुल नेशन करंटली ऑन दिस प्लेनेट। तो वो चीज कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से और लोगों को ट्रीट करता है उसके सामने उसने जिस तरह से यहाँ पर मोदी जी को ट्रीट किया है वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसके चलते ये माना जा सकता है कि ट्रंप के लिए उसकी कुर्सी और उसकी जो पोजीशन है उससे भी ज्यादा मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। अब ये बात हम सिर्फ यहीं पर नहीं कह रहे हैं, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी यही बात की है कि ये जो पर्टिकुलर गेस्चर है ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसने कई लोगों के मन में काफी जलन पैदा कर दी होगी, तो उसको लेकर भी हम लोग हाल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो भी एक खुशी की बात है। तो जिस तरह से ट्रंप ने मोदी जी को वहां पर रिसीव किया और साथ ही में जिस तरह से ट्रीट किया एज एन एल्डर ब्रदर, फादर तो नहीं कहेंगे लेकिन एज एन एल्डर ब्रदर, वो काफी ही इंटरेस्टिंग था और काफी ही प्राउड फील कराने वाला था। अब इसके अलावा कई सारी बातें हुई जिसमें उन्होंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर अगर एक एक करके नजर डालें तो सबसे पहले अगर बात करें तो तहव्वुर राना यानी कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड था उसको फाइनली यूएसए भारत को हैंडओवर कर रहा है और उसका डिक्लेरेशन ट्रंप ने ऑफिशियली ड्यूरिंग दिस ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया है। तो तहव्वुर राना भारत के हवाले कर दिया जाएगा और यूएसए इसमें किसी भी प्रकार से इंटरफियर नहीं करेगा। भारत इसको जिस तरह से भी न्याय देना चाहे, जिस तरह से भी सजा देना चाहे उस तरह से दे पाएगा। इस प्रकार की भी ट्रंप ने स्पष्टता की है। तो भारत में जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो कुछ ही समय में एक्टिवेट होने वाले हैं। जो लोग अफजल गुरु के लिए और याकूब मेनन के लिए और उन सब लोगों के लिए खड़े हुए थे वही लोग फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। बट रिगार्डलेस उन लोगों के पास हाल में उतना बैकिंग नहीं है और यूएसएड भी बंद हो गया है, तो उसके चलते भी उनको एक सेटबैक लगा है। तो लेट्स सी वो कितनी मात्रा में ये चीज कर सकते हैं। पूरी तरह से बंद नहीं होगी जैसे हमने आगे भी कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इट इज फॉर द फ्यूचर। वापस आते हैं यहाँ पर। उसके पश्चात उनको पूछा गया, ट्रंप को पूछा गया खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन लेने को लेकर। तो ट्रंप ने यह बताया कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी के साथ डील करने के लिए यूएसए भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा और साथ में मिलकर दोनों ही ऐसे जो भी क्रिमिनल्स हैं और साथ ही में जो भी इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने वाले हैं।
तो यहाँ पर सिर्फ खालिस्तानियों के लिए ही नहीं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी ट्रंप ने विदाउट अटरिंग इट्स नेम इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए भी ट्रंप रेडी है। भारत को सिर्फ आवाज देने की जरूरत है and Trump will be ready and they will fight the radical elements who are there in Pakistan side by side with Bharat। तो यूएसए का ये जो प्रॉमिस है, खास करके ट्रम्प का ये जो प्रॉमिस है, क्योंकि यूएसए की खुद की जो इमेज है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव है, उतना रिलाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रम्प की जो बात है वो ज्यादा रिलाई कर सकता है बिकॉज एज अ होल ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स प्योरली, वो एक बिजनेसमैन है। तो उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है कि अगर उसने कोई चीज कमिट की है, प्रॉमिस की है, तो उसके ऊपर वो खड़ा रहेगा बिकॉज ही हैज डन सम कैलकुलेशंस ऑलरेडी बिफोर हैंड। तो उसने जो बात कही है उसके ऊपर वो खड़ा रहेगा, ऐसा हमको लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ खालिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी एक खतरे की घंटी बज रही हो, टिक टॉक एंड नजदीक आ रहा हो, इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में भी जब उसको पूछा गया ट्रंप को, तो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये भारत का रीजनल मैटर है और वो भारत के ऊपर इस मैटर को पूरी तरह से छोड़ देगा। भारत जिस तरह से भी डील करना चाहे बांग्लादेश के साथ, उस तरह से वो डील कर सकते हैं। अब यही चीज थी संभवतः जो भारत को अभी तक रोक रही थी कि अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट और मिलिट्री के थ्रू एक्शन लेता है तो डायरेक्टली यूएसए से और वेस्ट से रेजिस्टेंस आएगा और ऑपोजिशन भी आएगा और साथ ही में सेना के थ्रू भी ऑपोजिशन आ सकता है। तो उसी के चलते भारत कहीं ना कहीं अटक रहा हो, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। सिर्फ हम कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन अब ट्रंप आ गया है और उसने बांग्लादेश के साथ डील करने के लिए भारत को पूरी तरह से छूट दे दी है। अब इसके ऊपर भी बात पहले से संभवतः हो चुकी होगी, ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन वी विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ। यहाँ पर बात करेंगे कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर। तो भारत को एक फ्री हैंड दे दिया गया है बांग्लादेश के साथ जिस तरह से डील करना चाहे वो करने के लिए। तो अब भारत के कोर्ट में बॉल है और बहुत सारे लोगों की, सभी भारतीयों की और पूरी दुनिया से कई सारे हिंदुओं की भी एक्सपेक्टेशंस हैं नरेंद्र मोदी जी के पास से, भारतीय सेना के पास से। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ऑल इन ऑल तहव्वुर राना का जो मैटर है, पाकिस्तान का जो मैटर है, खालिस्तान का मैटर है और बांग्लादेश का जो मैटर है, उन सब में उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिए हैं कि वो लोग भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट और बड़े मुद्दे के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं और कई सारे लोग एंग्शियस रहे हैं। टैरिफ्स, टैक्सेस जो यूएसए भारत के ऊपर लगाने वाला है उसको लेकर रेसिप्रोकल टैक्सेस की बातें चल रही थी, जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है ट्रंप ने कि वो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाएगा। अब चाइना, कनाडा और मेक्सिको जैसी कंट्रीज के ऊपर उसने फ्लैट टैक्सेस लगाए हैं 25% बिकॉज दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज जो यूएसए के लोगों के लिए हार्मफुल थी। तो उसने फ्लैट टैक्सेस लगाए हैं, लेकिन भारत के लिए रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए हैं बिकॉज उसको ये लगता है कि भारत इज अ टैरिफ किंग, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, जब से ब्रिटिशर्स गए हैं तभी से भारत के टैक्सेशन और इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो ज्यादा रही है कंपैरेटिवली। तो वही चीज उसको खल रही थी पिछले टाइम भी, जैसा उसने बताया। लेकिन पिछले टर्म के दौरान कोविड बीच में आ गया, तो उसी के चलते उसने ये जो पूरा टैरिफ्स और टैक्स का मामला है वो उसने रेज नहीं किया। लेकिन इस बार उसने उसी से शुरुआत की है, टैरिफ्स लगाकर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत से जो भी गुड्स यूएसए एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लग सकते हैं। जिस तरह के टैरिफ्स भारत यहाँ पर उसी प्रकार के गुड्स में, उसी प्रकार के सेगमेंट में लगाता है। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने ऑलरेडी कई सारे सेगमेंट्स में टैक्स कम कर दिया है, ड्यूटीज कम कर दी हैं, टैरिफ्स कम कर दिए हैं, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 2025। तो ये जो रेसिप्रोकल टैक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं निगोशिएशंस होंगे और जो भी ऐसी आइटम्स है जिसमें टेक्सटाइल आ जाते हैं, लग्जरी व्हीकल्स आ जाते हैं, इन सब के ऊपर जो टैरिफ्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन हो सकता है, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारत भी अपने साइड से रिलैक्सेशन दे रहा है, अप्रैल 2025 से वो लागू हो जाएगा। तो वो जो रेसिप्रोकल टैक्स है वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैक्स है जिसको लेकर कई सारे लोग एंग्शियस थे, उसमें ऑल इन ऑल सिनेरियो ये है कि भारत जिस तरह से टैक्स लगाएगा उसी तरह के टैक्सेस यूएसए के द्वारा भी लगाए जाएंगे। तो फिर से एक बार बॉल भारत के कोर्ट में है, भारत किस तरह से इसको खेलता है और भारत ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको एक्सपोर्ट करना चाहता है या फिर ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जिनको इंपोर्ट करना चाहता है, ये देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में ये लोग एनालाइज करेंगे, भारत की सरकार और जो उनकी पूरी टीम है वो एनालाइज करके डिसाइड करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज।
वो फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हाल में ये जो रेसिप्रोकल टैक्स वाला मामला है ये निगोशिएशंस पर आधारित है, तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन के तौर पर भारत की साइड से देखा जा सकता है कि यहाँ पर फ्लैट टैक्सेस नहीं लगाए हैं, तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग आइटम्स के लिए भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर ज्यादा जाती है, यूएसए ज्यादा जाती है, उनमें इंपोर्ट टैरिफ्स थोड़े कम कर दिए जाएं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ा सके और जो भी भारतीय बिजनेसमैन है उनको और भी फायदा पहुंचाया जा सके। तो इसी प्रकार से भारत के पास एक स्पेस है, भारत के कोर्ट में बॉल है टैक्सेस और टैरिफ्स को लेकर भी, जो ट्रंप ने भारत को खेलने के लिए दे दिया है। चलते हैं अगले मुद्दे पर। तो अगला जो मुद्दा है वो एनर्जी से रिलेटेड है, जहां पर दो प्रकार की एनर्जी की बात की गई है। एक है ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड, जहां पर ट्रंप फिर से ऑयल और नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज जो है अपनी उसको खड़ी करने का प्लानिंग कर रहा है। जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जो इंडस्ट्री है उसको खड़ी करने का प्लानिंग कर रहा है ताकि वो अपने देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, और वो जो फॉसिल फ्यूल वहां से निकलता है उसको भारत को बेचने की बात उसने कही है, उसको भारत को सेल करने के ऊपर उसने जोर दिया है। तो ऑयल और खास करके एलएनजी को भारत को सेल करने के ऊपर बल दिया गया है, तो उसका जो इंपोर्ट है वो यूएसए से किया जाएगा। इस प्रकार की स्पष्टता की गई है यूएसए के द्वारा, ट्रंप के द्वारा। तो ये एनर्जी सेक्टर में एक ऑयल और एलएनजी का है, नेचुरल गैस का है, जिसके ऊपर यूएसए ज्यादा बल दे रहा है और उसका सेलिंग भारत को करेगा। अब भारत में ऑलरेडी रशिया से ऑयल आता है, भारत उसको रिफाइन करके आगे सेल करता है, तो भारत के लिए यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट जिस व्यापारी बुद्धि से नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगर दो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आती हैं, दो अलग अलग कंपनीज की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आती हैं, तो वो जो भी कंज्यूमर है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। रीजन बीइंग कंपटीशन होगी तो भारत के पास निगोशिएशन के लिए ज्यादा स्पेस रहेगी दोनों ही साइड पर। सो दैट इज अगेन अ बेनिफिशियल डील फॉर अस। अभी तक सिर्फ रशिया से आ रहा था, यूएसए से भी अगर आता है तो वो भी हमारे लिए बेहतर रहेगा। भारत के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का एक और मौका यहाँ पर हमको क्रिएट होता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरी जो एनर्जी सेक्टर में बात हुई है वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है। मोदी जी जब फ्रांस गए थे तब उन्होंने स्मॉल और मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लेकर बात की थी और उसको भारत में लाने की बात की थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यूएसए की हेल्प लेकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने पर बात चल रही है। भारत का एक गोल है जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, जिसको एनर्जी गोल्स 2030 का नाम दिया गया है। तो ये जो रिएक्टर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं भारत में अलग अलग कंट्रीज की हेल्प लेकर, जिसमें रशिया की भी हेल्प ली जा रही है, जिसमें फ्रांस की भी हेल्प ली जा रही है, जिसमें यूएसए की भी हेल्प ली जा रही है। ये जो अलग अलग रिएक्टर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा, उससे भारत की जो बढ़ती एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करने में एक बहुत ही बड़ी सहायता होने वाली है। तो इसी प्रकार से जो 2030 तक के एनर्जी गोल सेट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत में आना यूएसए की एक एडवांटेजेस डील होगी और ये जो एनर्जी गोल्स को अचीव करने का रास्ता है वो और भी भारत के लिए सरल होता जाएगा। तो इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर और ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट बड़े स्टेप पर, तो ये है फाइटर जेट को लेकर और उसमें भी खास करके यूएसए के F-35 को लेकर। F-35 के बारे में ये बताया जाता है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वो एक ग्लोरीफाइड वेपन कैरियर है और थोड़ी बहुत उसमें एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। लेकिन भारत में हाल में जो एक डेफिसिट है, खास करके इंडियन एयरफोर्स में जो लैक है, जो कमी है, जिसके बारे में रिसेंटली एयर मार्शल ने बात की थी, उसको अगर देखा जाए तो भारत को कई सारे फाइटर जेट्स हाल में चाहिए इन अर्जेंट, और एचएएल के पास से इमीडिएटली एलसीए तेजस आना मुमकिन नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज G404 जो इंजन है वो उनकी डिलीवरी भी कहीं ना कहीं पर अटकी हुई है। तो उसी के चलते एलसीए तेजस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और डिलीवरी नहीं हो पा रही है आईएएफ को। तो उसी के चलते आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में एक लैक क्रिएट हो गया है, जिसको फुलफिल करने के लिए कुछ हद तक भारत ये F-35 यूज में ले सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो F-35 की डील है, जिसमें यहां तक बताया जा रहा है कि यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है, जो कि एक और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूएसए नॉर्मली अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन यूएसए F-35 के मामले में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो वो जो अगर टेक्नोलॉजी भारत में आती है तो वो भी भारत के लिए एडवांटेजेस होगी, और साथ ही में F-35 5th जेन फाइटर जेट्स हैं तो वो भारत के लिए मच नीडेड है, स्पेशली राइट नाउ एज वी स्पीक। तो ये एक अच्छी डील हो सकती है
स्पेशली फॉर इंडियन एयरफोर्स उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग फुलफिल की जा सकती है, और भारत का जो सुरक्षा कवच है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बाद में कौन से फाइटर जेट्स लिए जाए, किसकी टेक्नोलॉजी ली जाए, किसका प्रोडक्शन भारत में किया जाए या नहीं किया जाए, उसके ऊपर वर्कआउट हो सकता है। लेकिन हाल में अगर कुछ स्क्वाड्रंस भारत में ली जाती है F-35 की, तो वो भारत के लिए एडवांटेजेस ही होने वाला है बिकॉज ऑफ द लैक विच इज देयर राइट नाउ इन इंडियन एयरफोर्स। तो ऑल इन ऑल ये एक विन विन सिचुएशन है, F-35 सेलिंग एंड परचेज। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है खास करके IAF के लिए। तो इसी प्रकार से कई सारी अलग अलग चीजें हुई हैं। इसके अलावा अगर एडिशनल एक और बात देखें तो भारत और चाइना के बीच में जो एक क्राइसिस क्लैश चल रहा है, हाल में जो कोल्ड वॉर का स्वरूप ले चुका है, जहां पर दोनों तरफ से डी एस्केलेशन जरूर हुआ है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं भारत को अलग अलग जगहों से घेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। तो उसी के चलते एक कोल्ड वॉर का सिनेरियो भारत और चाइना के बीच में अभी भी है, और यूएसए खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्पष्टता की है कि अगर मोदी जी चाहे तो ट्रंप यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं और भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं उनको शांत करने में, उनको स्टेबल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दो कंट्रीज के बीच का मामला है, इट इज अ बायलैटरल मैटर, तो वो किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। अनलाइक नेहरू जी जो कि गए थे यूएन में, कश्मीर का मुद्दा उठाया था और वो कई सारे सालों तक चलता आया, लिंगरिंग रहता आया, और उसके ऊपर न जाने कितने लोग मारे गए, कितनी जाने गई, कितनी लाशें बिछ गई, कितने जवान मारे गए। तो उस प्रकार का यहाँ पर मोदी जी करना नहीं चाहते हैं। ही डजंट वांट एनी थर्ड पार्टी टू गेट इन्वॉल्व इन इंडिया चाइना मैटर। ऑलरेडी हमने उनको देख लिया है किस तरह से चाइना को मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार किसी देश ने कन्विंस कर लिया है अपने पोजीशन से पीछे हटने के लिए। मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि उसने किसी जगह से, अपने किसी क्लेम से पीछे हट की है, बैकफुट पे गया है। तो ये भारत ने करके दिखाया है। तो भारत काफी ही कॉन्फिडेंट है, मोदी जी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो सक्सेसफुली चाइना को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए IAF को स्ट्रेंथन करना होगा, नेवी को स्ट्रेंथन करना होगा, साथ ही में डिप्लोमेसी और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है उसको भी स्ट्रेंथन करना होगा। तो मोदी जी और ये जो हाल की सरकार है वो सभी जो हर्डल्स हैं उनको निकाल रही है और साथ ही में जो भी प्लेटफॉर्म्स नेसेसरी हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब ये जो बॉल है वो हम लोगों की कोर्ट में आता है, हम भारतीयों की कोर्ट में आता है कि जितना भी अच्छे से हो सके उतना अच्छे से खेलें, ताकि ये जो विकसित भारत 2047 का एक विजन हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें भारत सक्सेसफुल हो पाए। हम लोगों को सोल्जर की तरह जो कि फ्रंट लाइन पर खड़ा है या फिर कमांड सेंटर में बैठा है या फिर सिर्फ रिसर्च कर रहा है, उन सभी सोल्जर्स का जो इक्वल डेडिकेशन लेवल होता है और डिटर्मिनेशन लेवल होता है, उस डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से हम सभी को काम करना होगा। तभी हम लोग विकसित भारत 2047 को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और हाँ, एक और चीज जो हम लोग नियरली मिस कर गए थे वो है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। भारत ने यूएसए में जितने भी भारतीय इलीगली घुसे हैं उन लोगों को वापस लेने के लिए तैयारी दिखाई है, और ट्रंप को भी ये बात क्लियरली कह दी है कि भारत उन लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है। अब यूएसए की जो भी प्रोसीजर होगी उसके हिसाब से वो लोग भेजेंगे, चाहे वो हथकड़ियों में भेजे या फ्रीली भेजे, वो यूएसए के ऊपर है, लेकिन उन लोगों को लेने के लिए भारत तैयार हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है जिसके ऊपर हम लोग भी विचार विमर्श कर रहे थे कि ये लोग जो गए हैं वहां पर वो अलग अलग जगहों पर पैसे देकर वहां पर पहुंचते हैं, जिसके लिए अलग अलग जगहों पर बहुत सारी गैंग्स और ऐसे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जो ऐसे जो मिडिल क्लास लोग हैं खास करके उनको यहाँ से बरगला कर, पैसे उनसे ऐंठ कर, उनको अलग अलग रास्तों से, कष्टपूर्ण रास्तों से अल्टीमेटली इलीगली यूएसए में घुसा रहा है। उस इकोसिस्टम के ऊपर क्रैकडाउन करने की भी बात मोदी जी ने कही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा आ जाता है, जहां पर लोगों को इलीगली एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है, उनको ट्रैफिक किया जा रहा है, और दूसरी कंट्रीज में भी उनको ऐसा नहीं है कि इजीली अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ये देखा गया है कि जो लड़कियां हैं उनको, खास करके जो पंजाबी लड़कियां हैं, उन लोगों के पास सेक्सुअल फेवर्स भी ली जाती है और उन लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। इस प्रकार की भी खबरें निकल कर आ रही है, सिर्फ यूएसए में से नहीं, ऐसे अलग अलग कई सारी जगहों से, इंक्लूडिंग कनाडा। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब के ऊपर ही, तो आप जाकर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। हमारी नहीं है, किसी और की है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज भी होती है, और ये जो पूरा इकोसिस्टम है जो गैंगस्टर्स और गुंडों से भरा हुआ है उसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग वहां पर जा रहे हैं दे वांट अ बेटर लाइफ। तो उसके लिए वो लोग यहाँ से भारत से सब बेच बाच के और किसी तरह से पैसे जुगाड़ करके इन लोगों को ठूस कर
अल्टीमेटली निकलते हैं यहाँ से और बाद में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वहां पर पहुंचते हैं और फिर वो लोग शुरू करते हैं मजदूरी करना एट द एंड ऑफ द डे। तो उन लोगों को यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो लोग इस प्रकार के कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उन सभी से पहले तो रिक्वेस्ट है कि सचेत रहें, ऐसे किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। आपकी जिंदगी, आपकी बच्चियों की जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी दांव पर लग सकती है, आपके पैसे भी दांव पर लग सकते हैं। और जिस तरह से सरकार है दोनों ही कंट्रीज में हाल में, वो लोग ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो इलीगल हो, और ऐसे जो भी कंसल्टेंट्स आपको पता चले जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत ही जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको दें, ताकि इस इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन करने में भारत सरकार की बड़ी सहायता हो सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा मामला था जिसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर स्पष्टता दी है। तो ये थी पूरी बात मोदी जी और ट्रम्प के ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर। आपको ये खबर कैसी लगी, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आत्मनिर्भर भारत और मागा के बीच में एक क्लैश थोड़ा सा जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम की जो मेंटालिटी है और जो स्किल है, खास करके जो डील्स करने की स्किल है, जो व्यावसायिक स्किल्स है, वो काफी ही बेहतर है। वो ट्रम्प ने भी एडमिट किया है कि उनकी जो निगोशिएशन स्किल है मोदी जी की, वो ट्रम्प से भी बेहतर है। ट्रम्प को उसके कंपैरिजन में रखा भी नहीं जा सकता है, ऐसा ट्रम्प ने खुद कहा है। तो हमारी जो सरकार है और उनकी जो टीम है, उनकी जो निगोशिएशन स्किल्स हैं, उसके ऊपर हमको पूरा विश्वास है। तो वी होप दैट वी विल सक्सेसफुली अचीव विकसित भारत 2047 विजन, और साथ ही में ये जो एनर्जी गोल सेट किए गए हैं 2030 के लिए, उसको भी हम लोग सक्सेसफुली अचीव करेंगे। सरकार और उनकी जो पूरी टीम है वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही हैं, हम भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, तो वो सपना भी साकार हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ये एनालिसिस कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी खबरें लाने में, ऐसे एनालिसिस लाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं, पैसा लगता है, तो उसको एक सिंपल लाइक करके सफल करें। साथ ही में अगर आपको ये खबर पसंद आई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, अगर आपने नहीं किया है तो। और यहाँ पर QR कोड दिया है तो स्कैन करके प्रोत्साहित करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।